आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा प्रधान आज आपके लिए एक बहुत रोचक कार्यक्रम लेके आई हूँ। घुमक्कड़ों की डायरी, ये पुस्तक जो हम तीनों ने लिखी, जिनको आप इस समय मंच पर देख रहे हैं। मैंने, डॉक्टर रेणु मिश्रा ने और अनूप जलान जी ने इसमें बड़ी रोचक कहानियां लिखी हैं और उसी कहानियों के कुछ चटपटे किस्से हम आज लेकर आए हैं। हमारे साथ रेणु मिश्रा जुड़ रही हैं लखनऊ से, अनूप जलान जी जुड़ रहे हैं मुंबई से और मैं गोवा से आप सबके सामने जुड़ रही हूँ। हम लिटरेरी वॉरियर ग्रुप के पेज पे अक्सर कार्यक्रम लेके आते हैं, काव्य गोष्ठी, कुछ नाटक, लेकिन आज जो हम कार्यक्रम लेके आए हैं उसमें आपको थोड़ी सी उत्सुकता लगेगी और साथ में आपको मन करेगा कि आगे देखें क्या होता है। और उसको देखने के लिए आपको ये किताब घुमक्कड़ों की डायरी पढ़नी पड़ेगी और ये किताब अमेज़न पे उपलब्ध है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर हम लोग कुछ चटपटी सी चीज़ खाते हैं, चाट खाते हैं या कुछ बढ़िया सा खाना खाते हैं, तो उसका जो टेस्ट है वो बहुत समय तक लिंगर ऑन करता रहता है। और हम जब उसके बारे में सोचते हैं तब भी हमें बड़ा मज़ा आता है कि हाँ, हमने बहुत अच्छा खाना खाया। ठीक उसी प्रकार यात्राएँ भी होती हैं और इसमें जो हमने कहानियाँ लिखी हैं, आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा आप भी हम लोगों के साथ-साथ यात्रा कर रहे हैं। यात्राएँ, जैसे कि आपको पता है कि जीवन का एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और ये इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक पे एक शॉट डालने वाला चक्कर नहीं होता है। जिस समय हम लोग यात्रा के बारे में, जाने के बारे में सोचते हैं, उसी समय से हमारा जो है यात्रा शुरू हो जाती है और यात्रा वापस आने के बाद तक भी सालों तक वो चलती है, जैसे कि इस किताब में हमारे साथ वो चली। और उसका जो सुखद एहसास होता है यात्रा करने के समय, उसकी प्लानिंग में, सबसे पहले तो उसकी प्लानिंग करने में, फिर उसके बाद में यात्रा करने में और बाद में यात्रा के बाद उसके चटपटे किस्से सुनाने में, लिखने में जो मज़ा आता है, वो उसका तो बयान करा ही नहीं जा सकता। और ख़ास करके अगर यात्रा रेल यात्रा हो। एरोप्लेन की यात्रा में, हवाई जहाज़ में आप बैठे, उन लोगों से मिलना तो क्या होता है, 1-2 घंटे के लिए बैठे, गए, इतने ज़्यादा लोगों से मिलना। जब रेल यात्रा होती है तो 4 तरह के लोग मिलते हैं, कुछ अनुभव भी होते हैं, तो उसका सुखद एहसास हम लोगों ने इस किताब में लिखा है। और मैं, जो हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं, उनका तहे दिल से अभिनंदन करना चाहती हूँ और ये भी बताना चाहती हूँ कि ये घुमक्कड़ों की डायरी जो पुस्तक है, ये लखनऊ में एक बुक फेयर हुआ था, ये वहाँ पर भी गई। इंटरनेशनल बुक फेयर जब दिल्ली में हुआ था, वो उसमें भी रखी गई और काफ़ी लोगों ने सराहा उसको। साहित्य अकेडमी में भी वहाँ पे बुक फेयर हुआ, वहाँ पर भी लोगों ने इसको बहुत पसंद किया और लिटरेरी वॉरियर ग्रुप का भी जब भी कार्यक्रम हुआ, वहाँ इसका पुस्तक विमोचन हुआ और 2023 में साहित्य अकेडमी में लिटरेरी फेस्ट हुआ था, वहाँ इसको बेस्ट बुक का अवार्ड मिला। 2024 में, सॉरी, तो वहाँ इसको बेस्ट बुक का अवार्ड मिला नॉन फिक्शन कैटेगरी में। तो आप समझ सकते हैं कि जो हम बातें आज करेंगे, अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको कितना मज़ा आएगा। तो इसी के साथ सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर रेणु मिश्रा को। कुछ चटपटे किस्से उनसे सुनते हैं जो यात्रा उन्होंने की है। स्वागत है रेणु। बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा दी। और यात्रा करना किसको नहीं पसंद। जब भी कहीं जाने की बात होती है, कहीं घूमने की बात होती है, तो जो एक्साइटमेंट होता है, जो फीलिंग होती है, उसको आप सभी उससे परिचित हैं कि कितना अच्छा लगता है। एक रूटीन ब्रेक होता है और नई जगह जाने को मिलता है, तरह तरह के अनुभव होते हैं, तरह तरह के लोगों से मिलना होता है, शॉपिंग होती है और जगह देखते हैं, कितनी चीज़ों के बारे में आप जानते हैं। और हमारे साथ जो अपर्णा दी और अनूप जलान जी को आप देख रहे हैं, ये दोनों ही बहुत घुमक्कड़ टाइप के हैं, खूब घूमे हैं ये लोग।
देश विदेश की यात्राएं की हैं इन लोगों ने। तो और मेरा भी मेरे पति का ट्रांसफरेबल जॉब था, तो हमेशा इधर से उधर, उधर से इधर और घूमने के शौकीन, तो मैंने भी काफ़ी कुछ घूमा था। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना अपने एक्सपीरियंस पर एक किताब लिखी जाए, और हम तीनों बड़े एक्साइटेड थे इस विचार पे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा अनुभव था, बहुत सारी चटपटी यादें थीं जिसको हम सुनाना चाहते थे सबको, लेकिन कोई हमें मिलता नहीं था कि किसको पकड़ के हम सुनाएं कि हमने क्या देखा और कैसा अनुभव हुआ। तो हम लोगों ने इसका एक उपाय निकाला कि ठीक है, हम किताब ही लिख देते हैं। अब अंधे को और क्या चाहिए, दो आंखें। और इसमें हम तीनों ही माहिर थे, क्योंकि हम तीनों ही पब्लिश्ड ऑथर हैं। अनूप जी बहुत अच्छा लिखते हैं, पर इनकी किताब ये पहली थी, तो बहुत अच्छा लगा कि हमारे साथ आए ये, और इन्होंने स्वीकार किया कि लिखना और इसको पब्लिश करवाना। तो इसमें जैसे कि है इसका आप शीर्षक देख सकते हैं, घुमक्कड़ों की डायरी, इसमें लिखा ही है। तो इसमें हम लोगों के यात्रा वृत्तांत उस तरीके से नहीं है कि वहाँ कैसे जाएंगे और वहाँ की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस है जो इसमें हम लोगों ने लिखे हैं। इसमें मेरी 5 कहानियां हैं। अनोखी यात्रा, लातेहार, रडांग आइलैंड, धौला कुआं और गोवा। तो इसमें पहली जो कहानी है मेरी, उसका शीर्षक है अनोखी यात्रा। आप सोच रहे होंगे ये अनोखी क्यों है? तो अनोखी इस तरीके से है कि ये मेरे जीवन की पहली यात्रा है, और ये पहली यात्रा है। इसके साथ एक विशेषता ये है कि ये ऐसी यात्रा थी कि ये वन वे ही रही, कभी मैं लौट के वापस नहीं जा पाई। जो मैंने वो यात्रा की, वो भले ही दोबारा उस जगह गई, मिली, लेकिन वो वापसी नहीं हुई जो होती, जिस तरीके से मैंने ये पहली यात्रा की थी। तो मैं इसका आपको पहला पैराग्राफ पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, और बाकी कहानी के लिए आप इस किताब को खरीदें और पढ़ें और जानें कि इस कहानी में ऐसा क्या था, और वो यात्रा मेरी कहाँ की थी जहाँ से कभी वापसी नहीं हुई मेरी। स्वागत है। मेरी जैसे पकड़ की अनोखी यात्रा। कुछ सफर सिर्फ सफर नहीं होते, वे जिंदगी को मोड़ देते हैं। वे जिंदगी का एक ऐसा पड़ाव होते हैं जहां से जिंदगी अपनी दिशा बदल लेती है। वे जीवन में ऐसा बदलाव लाते हैं जो आदमी कभी सोच भी नहीं सकता था। वह सफर तय करने के बाद जिंदगी फिर कभी दोबारा उस मोड़ से नहीं गुजरती, दोबारा कभी उस मुकाम पर लौटकर नहीं आती, या यूं कहें चाह कर भी नहीं आ पाती, क्योंकि ये रास्ते सिर्फ एक दिशा में ही जाते हैं। इनसे वापस नहीं लौटा जा सकता। कुछ तारीखें एक चौखोर खाने में सदा को कैद हो जाती हैं, जो ताज़िंदगी याद रहती हैं, उनसे बाहर कभी नहीं निकला जा सकता। ऐसी ही वह तारीख थी जब मैंने वह सफ़र तय किया था। एक ऐसी यात्रा की थी जिससे वापस कभी नहीं जा पाई। वह अलबेली और अनोखी यात्रा थी जिसने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी, जिसकी अमिट छाप आज भी मेरे जहन में सजीव बनी हुई है। वो यात्रा कहाँ की थी, यह आप किताब पढ़े तो आपको पता बिल्कुल, चलेगा। अब तो देखिए सस्पेंस हो गया है, और आप, मैं ये यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि वाकई में ये अनोखी ही यात्रा थी। और हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे पल आते हैं जब वो सोचता है कि हम कुछ ऐसा करें या वैसा करें, और कभी-कभी ऐसे पल भी आते हैं जब आपके बस में कुछ नहीं होता। तो ये जो कहानी है, अभी थोड़ा-सा संक्षिप्त में रेणु ने पढ़ी, बहुत ही बढ़िया कहानी है, और आप पढ़ेंगे आपके दिल को ज़रूर छू अब जाएगी ये कहानी। एक और कहानी से मैं थोड़ा-सा पढ़ दूँ, अगर हाँ, समय बिल्कुल। बिल्कुल, हो। बिल्कुल है समय, हाँ। मेरी दूसरी कहानी का शीर्षक है लातेहार। तो इसमें मैंने बता दिया कि ये लातेहार की यात्रा है। बहुत कम लोगों ने इस जगह का नाम सुना होगा। ये झारखंड में एक छोटी-सी जगह है, और कभी ये बड़ा नक्सलाइट एरिया हुआ करता था। इसमें बहुत मुश्किलें रहती थीं, वहाँ पे काम करना, वहाँ पे जाना, वहाँ पे रहना, वहाँ की यात्रा करना, ये सभी बहुत जोखिम भरा होता था। और मैंने वहाँ की यात्रा की थी। क्यों की थी? क्योंकि मेरे पति को वहाँ पे काम था, वो वहाँ पोस्टेड थे, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा था रेलवे का।
तो उसमें मैंने भी उनके साथ जाना चाहा था और मैं गई थी। तो उसके बारे में है और मैं थोड़ा-सा आपके सामने बिल्कुल उस बिल्कुल। सफ़र का वर्णन पढ़ना चाहूँगी। सो जी। सो खाते-पीते, सोते-जागते हम कब अपने गंतव्य तक पहुँच गए पता ही नहीं चला। जब हम लातेहार पहुँचे तो बाहर अंधेरा हो चुका था। कहीं-कहीं छिटपुट रोशनी टिमटिमाती दिख रही थी और बाकी घनघोर अंधेरा था। बहुत छोटा-सा रेलवे स्टेशन था जो बियाबान था। इक्के-दुक्के लोग और रेलवे कर्मचारी ही थे वहाँ। रेलवे स्टाफ हमें रिसीव करने आया था। पति के पीछे जब मैं ट्रेन से उतरी तो एक स्टाफ में से एक बंदा मुझे देखकर खुद को रोक नहीं पाया और मेरे पति से बोला, "अरे साहब, मेम साहब को यहाँ क्यों ले आए? ये बड़ी खतरनाक जगह है। यहाँ तो आरपीएफ वाले भी रात में आने से घबराते हैं।" यह सुनकर मुझे रोमांच आया और सोचा कि यहाँ तो बहुत मज़ा आने वाला है। हम जीप में सामान लादकर रेलवे रेस्ट हाउस की तरफ चल पड़े। चारों तरफ खूब अंधेरा था, कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं थी। नदी की कलकल सुनाई पड़ रही थी और उसी नदी के ऊपर हमारा रेस्ट हाउस स्थित था। अंग्रेजों के ज़माने का वह रेस्ट हाउस लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ था। उसमें खूब ऊँची छत और बड़े-बड़े लैंप थे। मैं कमरे में पहुँची तो पता चला लाइट नहीं है। लाइट नहीं है का मतलब ये नहीं था कि बिजली अभी चली गई है, मतलब वहाँ बिजली का कनेक्शन ही नहीं था। जनरेटर भी नहीं है। छत पर एक बहुत बड़ा-सा पर्दा आर-पार लगा हुआ है जो एक रस्सी से बंधा हुआ है। वह रस्सी कमरे के बाहर ऊपर बड़े झरोखे से आती है जहाँ पर एक आदमी रात भर बैठकर वह पंखा झलता है। ऐसा पंखा और ऐसी व्यवस्था मैंने पहली बार देखी थी और मुझे यह सोचकर संकोच आया कि मैं सोऊँगी कैसे? ये जानते हुए कि बाहर एक आदमी बैठा हुआ है पूरी रात और वो पंखा चल रहा है। लेकिन अब और किया भी जा सकता था, गर्मी बेइंतहा थी और हवा का कोई दूसरा उपाय नहीं था। तो आगे क्या हुआ? इसके लिए फिर से आपको ये किताब खरीदनी पड़ेगी पढ़ने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद अपर्णा दी। अब हम सुनना चाहेंगे नहीं आपके रेणु, रोज़गार रेणु एक एक वो बार भी तो इसमें बड़ा एक बात मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इन्होंने इसके आगे क्या हुआ वो तो बात पढ़ेंगे आप लोग तो आपको पता चलेगा, पर इसके पहले क्या हुआ वो एक बात मैं बता रहा हूँ जी। कि जब ये ट्रेन से उतरे और वो कर्मचारी ने प्रशांत जी से पूछा कि अरे साहब आप इनको यहाँ क्यों ले आए, ये बहुत खतरनाक इलाका है, तो प्रशांत जी ने जो जवाब दिया, अरे तुम ये खतरों जानते की नहीं हो, खिलाड़ी है। इनसे ज्यादा खतरनाक तो ये है। इसीलिए तो लाए हैं। इसीलिए तो लाए हैं। तो वही बोले खतरों की खिलाड़ी है। खतरों के खिलाड़ी है। सही एक्चुअली बात है। ऐसा हुआ भी था। ऐसा प्रशांत ने तो नहीं बोला था, प्रशांत के कलीग थे जो बगल के रूम में रहते थे, तो वो रात में जब हम लोग टहलते थे क्योंकि मैं उस समय ताइक्वांडो की में थी, चैंपियन थी, डिस्ट्रिक्ट चैंपियन, गोल्ड मेडलिस्ट थी। तो मैंने बाद में बताया था तो ये लोग सबको बताते हुए चलते थे, वो कहते आपके रहते हुए हमको डर नहीं लगता। तो मैंने कहा मैं तो ये तुमने कहा नहीं रिवॉल्वर रानी आ गई है। हाँ, तो ये बहुत बढ़िया है। अगर थोड़ा समय होगा तो रेनू अपना धौला कुआं वाला जो किस्सा है ना उसके भी बारे में कुछ बताना। जी, वो भी बहुत रोचक कहानी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अनूप जी को बुलाते हैं जिन्होंने इसमें बड़ी मजेदार कहानियां, शायद 9 कहानियां लिखी हैं जी और हर कहानी का अलग ही फ्लेवर है। मैं ये कहूंगी आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे अभी तो ये कहानी हमने पढ़ी थी, इसका तो जायका ऐसा था, अरे इसका ऐसा है। बहुत ही बढ़िया कहानियां हैं। तो अब अनूप जी आप बताइए कि आप अपनी कहानियों के बारे में क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को। देखिए, जो कहानियां मैंने लिखी हैं ये कहानियां आप पाएंगे कि नॉर्थ में अमरनाथ और राजस्थान, दिल्ली, तो यहाँ साउथ के में हैदराबाद, बेंगलोर, वेस्ट में गोवा, ईस्ट में कलकत्ता,
जगह जगह इसकी कहानियां हैं इसमें, सब किस्से जो घट चुके हैं, एक्चुअल किस्से हैं, वो सब उसके ऊपर आधारित है। और आपको एक छोटा सा किस्सा इसमें से मैं बता रहा हूँ, जो कि अमरावती से, यहाँ से मैं अमरावती जा रहा था। अमरावती यहाँ से करीबन 10 मुंबई से 10 घंटे दूरी पर है ट्रेन यात्रा। सुबह की ट्रेन मैंने ली थी, तो वहां पर स्टेशन पे पहुंचा, रिजर्वेशन चार्ट पे मैं देखा कौन सा मेरा बर्थ है, तो उसके मेरे बाजू के बर्थ में कोई लड़की थी, उसका नाम था, और उसका जो सरनेम था वो मेरी दीदी का भी सरनेम वही था, शादी के बाद दीदी का सरनेम वो था। तो मुझे उत्सुकता हुई कि कल को उनके परिवार से तो कोई है नहीं है। तो ट्रेन में बैठने के बाद में मैंने उससे यूं ही बतला लिया कि भाई ऐसे ऐसे मेरे दीदी भी इसी परिवार में रही है, तो क्या आप उनको, जीजा जी को जानते हो वगैरह। तो उसने फिर कहा कि नहीं, मैं उनको तो नहीं जानती। पर फिर उसने खुद के परिवार के बारे में बताया, पापा का नाम, वे क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, घर में कौन कौन है वगैरह। मैं उसके परिवार को नहीं जानता था, तो मुझे केवल उतना ही उत्सुकता थी, वह पूरी हो गई। लेकिन उसकी बातें पूरी नहीं हुई। उसने बताया कि वह नागपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती है, वहां हॉस्टल में रहती है, छुट्टी में घर आई थी, अब वापस जा रही है। नागपुर के हॉस्टल की लाइफ में वहां किस तरह के किस्से होते हैं, उसके दोस्तों के बारे में, उसके कॉलेज के बारे में। उसने जो एक बार बोलना शुरू किया तो बोलती ही चली गई, और इतनी रोचक तरह से बात कर रही थी कि मुझे भी रस आने लगा, मैं भी सुनने लगा। तो कुछ देर बाद में उसकी नजर हमारे सामने की सीट पर कुछ 2 बुजुर्ग महिलाएं बैठी, उन पर पड़ी। वे दोनों हमें घूर कर देख रही थी और आपस में कानाफूसी कर रही थी। ये सब साफ दिख रहा था कि उन्हें हमारा इस तरह से बातचीत करना अखर रहा है। कोई कुंवारी लड़की किसी अनजान मर्द से इस तरह बात करती है भला? उसने मुझे खुद की ओर थोड़ा सा खींचा और कान में धीरे से कहा, इन दोनों को हमारे बात करने से बहुत तकलीफ हो रही है। इतनी देर से हमें घूरे जा रही हैं और कुछ कुछ बोले जा रही हैं। मैंने कहा, ये पुराने विचारों वाली हैं लेडीज, इनको नहीं पसंद आता है, अपना क्या जाता है, करने दो इन्हें जो बोलती है। तो सोच रही होंगी कि हमें कौन है, क्यों है, क्या है। तो उसने, लड़की ने कहा, हम कोई भी हों, कुछ भी बात कर रहे हों, इन्हें उससे क्या, इनको यूं नाक चढ़ाने का हक किसने दिया, इनकी तो खबर लेनी चाहिए। मैं थोड़ा घबरा गया। मैं बोला, जाने दो, क्यों झगड़ा करती हो, ये हमारा क्या बिगाड़ रही है। नहीं, झगड़ा नहीं करूंगी, पर कुछ तो, चलो इन्हें थोड़ा हैरान करते हैं। सुनो, आप थोड़ा मेरे पास खिसक के आके गए। मैं बोला, क्यों, क्या हुआ? उफ, आप तो एकदम डरपोक हो। इतना कहे वो मेरे पास खिसक आई और मुझसे बिल्कुल लग कर बैठ गई। फिर उसने मेरी कमर में हाथ डाला और मेरे कान में धीरे से कहा, आप मेरे कंधे पर हाथ रखिए। इन्हें लगता है कि यदि कोई लड़का लड़की आपस में बात करते हैं तो दोनों में जरूर कोई चक्कर है, इसलिए चलो इन्हें कानाफूसी करने को थोड़ा मिर्च मसाला दे ही देते हैं। मैं हिचकिचाया, तो हिचकिचाते देखकर उसने खुद ही मेरा हाथ पकड़कर अपने कंधे पर रख लिया। फिर वो मुझसे और चिपक कर बैठ गई, खुद का सिर मेरे कंधे पर रख लिया और मेरे कानों में धीरे धीरे फुसफुसाकर बातें कर रही। बातें वही पुरानी, उसके दोस्तों के किस्से, उसके कॉलेज के किस्से। लेकिन हम जिस तरह से बैठे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और मुझे इतना यकीन था कि उसके मन में कोई छल कपट नहीं है, कोई सिर्फ शरारत करने की इच्छा है। पर वो दोनों बुजुर्ग महिलाएं को छेड़ना चाहती है, इसलिए कर रही है। पर फिर भी कहीं कुछ तो डर जाता है इंसान की, क्या हो रहा है। तो उसके बाद जिस तरह से हमारा वो किस्सा और आगे बढ़ा, 10 घंटे की जर्नी थी हमारी, तो किस तरह से हुआ, अंत में कहाँ उसका कहानी का हुआ, आपकी इच्छा है, आपको लगता है कि हाँ ये तो कुछ जानने लायक है, तो जरूर पढ़िए।
बहुत अच्छी, बिल्कुल। एक से एक ये बढ़िया आपने कहानी। ऐसे मोड़ पे छोड़ा है कि हर इंसान पढ़ना चाहेगा कि आगे क्या हुआ। बाद में कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किरण दीदी भी निकली हो और उन्होंने किरण भाभी हो वहाँ पे। ऐसा तो नहीं कि बगल से पुलिस नहीं, बुला लेकिन ली। मुझे पता है बहुत बढ़िया किस्सा है, मज़ेदार है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जैसा आपने बताया ना कि वो औरतें देख रही हैं, मैं एक छोटा-सा किस्सा बताती हूँ। मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी, एक बंगाली कपल बैठा हुआ था। तो मैं उठी वहाँ से, तो उन्होंने अपने बंगाली में बोला कि जल्दी से खिड़की वाली सीट ले लो, ताकि वो लड़की आ जाएगी फिर बैठ जाएगी। और उसके बाद में वो बात करती रही। मैं बॉम्बे से लखनऊ जा रही थी और जब लखनऊ से एक स्टेशन पहले मैंने उनसे ऐसे कोई बात करी कि कलकत्ता के बारे में, तो उन्होंने बोला कि तुमको बंगला आती है? मैंने कहा हाँ आती है। ओह! तो तुमने हमारी सारी बातें समझ ली। मैंने कहा और मैं भी चुप बैठी रही। मैंने कहा नहीं, अब इनको बोलने दो, मैं सब समझती रहूँगी फिर बाद में कर दूँगी। वो बोलती लेडी बोलती, "ई बाबा! ये तो सब बात हमारा समझा होगा जो भी बोली है।" तो मैंने कहा हाँ, मैं तो सब समझ रही थी। नहीं सॉरी अगर आपको किसी बात का बुरा लगा। तो ट्रेन में ऐसे किस्से बहुत बढ़िया-बढ़िया होते हैं। तो अब आप और भी कुछ सुनाना चाहेंगे तो बताइए किस तो और इसमें आपने कहा कि पड़ोस वालों के जो सामने बैठे हैं उनका होता है, वो कुछ कुछ बात करते हैं, बोलते हैं, तो मजेदार किस्से होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। और इसका इस तरह से एक बार मेरे साथ हुआ कि जब मैं दिल्ली जा रहा था, एशियाड 1992 के एशियाड में देखने के लिए जा रहा था, हाँ, और हाँ, थका हुआ था, ट्रेन में मैं सो गया। 18 घंटे तक मैं उठा नहीं बर्थ से। तो मेरे जो सामने वाले थे वे बात कर रहे थे कि आदमी मर गया क्या, मरा नहीं है तो बीमार है क्या, डॉक्टर को बुलाना चाहिए, कंडक्टर उसको टीटी को बुलाए, और टीटी को बुलाएंगे अगर ये मर गया होगा तो फालतू में हम लोग लफड़े में आएंगे, हम क्या करें क्या नहीं करें, किस किस तरह की बातें वो लोग कर रहे थे मुझे याद है। और मैंने जो कहानियां लिखी हैं उनमें से एक कहानी वो भी है, 1982 के एशियाड की यात्रा, तो उसमें वो भी है। और हर कहानी में वही है, जैसे कि आपने कहा कि एक अलग मोड़, अलग तरह से उसको पेश किया है, एक अलग सिचुएशन के हिसाब से, सबका फ्लेवर्स अलग अलग हैं। तो आप जो बोल रहे थे कि हाँ, लोगों की बातों का जो असर होता है वो अलग होता है, वो भी वैसा वो भी है अलग इसमें। होता है, हाँ। और मज़ेदार बात है ना, वो दोनों जने बंगला बोले जा रहे हैं और मुझे कोई बोल रहे हैं कि देखो अभी आई है, अभी ये बैठ जाएगी सीट के ऊपर मेरी, जबकि विंडो सीट मेरी थी। वो लेके मज़ेदार बात तो ये थी, विंडो सीट मेरी थी, मैं उठ के बाहर ज़रा-सा गई, तो उन्होंने बोले या नहीं हम देखेंगे, हमको ऐसा है। मैंने ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट एट द एंड ऑफ द डे जब हम वहाँ पहुँचे हैं एक स्टेशन पहले, मैंने बताया था, उनका चेहरा देखने लायक था। वो बहुत मज़ेदार था वो। अपर्णा तो दी, अब हम जानना चाहेंगे आपने इसमें कौन सा संस्मरण लिखा है, कुछ पढ़ के मैंने सुनाइए। हाँ, मैं भी बताती हूँ, इसमें मैंने 5 कहानियाँ लिखी हैं और मैंने हर साल ट्रेन में सफ़र किया, बचपन से लेके। लेकिन क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ की तमन्ना करते हैं और वो आपको नहीं मिल पाती है, जैसे हम लोग गर्मी में जाते थे चंडीगढ़ से लखनऊ, तो उस समय कॉलरा, डिसेंट्री वगैरह सब होती थी, तो कभी हमें बाहर का खाना खाने को नहीं मिलता था। उससे मतलब जो स्टेशन पे खाना मिलता, उससे बढ़िया खाना साथ में मम्मी लेके जाया करती थी, लेकिन अपर्णा मेरी जी, एक मिनट में आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बात मुझे बोलनी जरूरी है। ये बिना बोले मैं मुझे खाना नहीं पचेगा। क्या मैं आपको बताऊं, मेरे दोस्तों में से लोगों ने, दर्शकों को बता रहा हूँ, मेरे दोस्तों में से किसी ने, एक ने पुस्तक पढ़ी, और पढ़ने के बाद में उन्होंने मुझे फोन किया कि अनूप यार, ये तुम्हारी पुस्तक पढ़ी, पुस्तक में मजा तो बहुत आया, किताब में सब कहानियां रोचक हैं, सब में मजा आया, तेरी कहानियां भी अलग हैं, रेणु जी की अलग तरह की है, पर मुझे एक बात बता कि अपर्णा जी कौन है। मैं बोला ऐसे ऐसे हैं, गोवा में बड़ी वरिष्ठ भी हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, पेंटिंग करती हैं,
खाना बहुत बढ़िया बनाती हैं। बोले हाँ यार, मेरे को एक खाने के बारे में पूछना था, क्योंकि हर कहानी के अंदर एक खाना बीच में जरूर आता है। ये क्या इतना है कि हर किस्से हर कहानी में कुछ ना कुछ खाने के पदार्थ की बात करती है। मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, मेरे से रहा नहीं जाता है। बोले ऐसा क्या है कि कहानी बिना खाने की कहानी लिखी नहीं जा सकती? मैं बात कर रही हूँ ना, ट्रेन से ऐसी ललचाई निगाहों से बाहर देखते थे, वो स्टेशन वाले आलू देखते थे। अपर्णा जी एक बार फिर से रोक रहे हैं, खाना हाँ। केवल इस कहानी में नहीं है, किसी भी बात में भी खाना आए बिना नहीं बात पूरी होती नहीं है। रहता है। तो पहली कहानी बताइए। हाँ अब बताइए कहानी अपनी, बस खाना तो है ना। हाँ, वो तो बात सही है। देखो बिल्कुल बात सही है। अब जैसे दर्शकों को बताया कि हम लोगों ने फैसला किया कि 9 बजे प्रोग्राम शुरू होगा, तो हम 8:30 बजे मिल लेंगे, थोड़े गप्पा गोष्ठी करेंगे, फिर बाद में 9 बजे लाइव जाएंगे। अब अपर्णा जी आई है 8:45 बजे। हमने पूछा अब 15 मिनट लेट क्यों आई? बोले अरे मेहमान आए हुए थे, उन्हें खाना खिला रही थी। तो इनकी हर बात में खाना आता ही है। प्रोग्राम के पहले खाना, प्रोग्राम के बाद खाना और प्रोग्राम में भी खाना। तो चलिए आप इस खाने का मजा भी तो लीजिए ना, ऐसा मजा और क्या। अब बोलने तो दीजिए अपर्णा दी को। कोई बात नहीं। इसमें मैंने एक कहानी जो शुरू में पहली कहानी है वो है सुहाना सफर। वो मैंने शादी के बाद में पहली बार जब मैं अपने मायके जा रही थी, तो उसमें जो मैंने लिखा था, मायका शब्द सुनते ही हर लड़की को एक सुखद अनुभूति होती है, और यदि लड़की शादी के बाद पहली बार अपने मायके जा रही हो तो उस खुशी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल सही बात है, मेरा भी ऐसा ही हाल था। अगस्त का महीना था, शादी के बाद पहली बार ससुराल से अपने पति अमित के साथ मायके जा रही थी। नई दिल्ली के स्टेशन से अगले दिन सुबह 6 बजे ट्रेन से जाना था। मन में खुशी की लहरें उठ रही थी और सबसे मिलने की खुशी के ख्याल से सारी रात नींद नहीं आई। खैर, सुबह जल्दी जल्दी तैयार होकर रेलवे स्टेशन हम दोनों पहुंच गए, और वहां पे ट्रेन पहले से टिकट बुक की थी तो दिक्कत ज़्यादा नहीं हुई। टैक्सी से उतरते ही कुली मिल गया। कुली ने गाड़ी के डिब्बे में सामान रख दिया और हम लोग ट्रेन में सवार हो गए। ट्रेन छूटने में अभी आधा घंटा बाकी था। गाड़ी में बैठते ही अमित ने मुझसे पूछा, गरम गरम चाय पियोगी? मुझे कुल्हड़ में चाय पीना बहुत पसंद था भी और है भी। मैंने तुरंत हाँ कहा। फिर इन्होंने पूछा, चाय के साथ पकौड़े खाना पसंद करोगी? अरे अंधा क्या चाहे दो आंखें। गरम गरम पकौड़े कढ़ाई से निकलते देखकर मन तो ललचा ही रहा था, लेकिन अमित से कहा नहीं। प्लेटफॉर्म पर खाने पीने की दुकानें मुझे हमेशा से बहुत आकर्षित करती थी, और उन्हें देखकर मुंह में पानी भी आता था। हाँ हाँ जरूर खाऊंगी, गरम गरम चाय और साथ में पकौड़े। कहते कहते पकौड़ों का स्वाद मुंह में आने लगा। गाड़ी चलने से पहले अमित 2 कुल्हड़ों में चाय और 2 गरम गरम पकौड़े के दोने लेकर आए। स्टेशन के पकौड़े हाथ में लेकर मन एकदम ऐसा गदगद हो गया, ऐसा लगा जैसे मानो कोई नायाब तोहफा मिल गया हो। यकीन मानिए, इससे पहले शायद ही कभी मैंने इतने तड़के तड़के कुछ खाया होगा, लेकिन उस दिन सब शर्म लिहाज छोड़कर चाय की चुस्कियों के साथ पकौड़े ऐसे खाने बैठी जैसे जन जन की भूखी थी। मुझे खाते देखकर मेरे पति बोले, थोड़ा सांस तो ले लो, पकौड़े एक और दोना ले आऊं? मैं हाँ कहने ही वाली थी कि इतने में एक लड़का लड़की का हाथ पे हाथ पकड़े जल्दी से दौड़ते दौड़ते आए दोनों, और हमारे डिब्बे में चढ़े और हमारे सामने वाली सीट पर अपना सामान रखने लगे। लड़की कुछ घबराई घबराई सी लग रही थी और बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि घर से भागकर कहीं जा रहे थे। दोनों की उम्र 17-18 साल की लग रही थी। लड़का बोला, अरे तुम तो अपने भाई से इतना क्यों डरती हो? कोई दूध पीती बच्ची हो क्या? कॉलेज में पढ़ रही हो? अरे लड़की बोली, अरे तुम मेरे भाई को नहीं जानते, अगर उन्हें पता चल गया तो जिंदा ही गाड़ देंगे तुम्हें भी और मुझे भी। लड़का बड़ी दिलेरी से बोला, अरे यार डरो नहीं, अब तक तो वो कार में बैठकर घर के लिए वापस भी निकल चुके होंगे, अब कोई खतरा नहीं है।
आराम से 3 दिन दोस्तों के साथ चंडीगढ़ में बिताएंगे, खूब मौज मस्ती करेंगे। अभी दोनों वार्तालाप ही कर रहे थे कि अचानक 25-26 साल का लड़का डिब्बे में आया और उस लड़के के गाल पर करारा थप्पड़ मारा। शायद वो लड़की का बड़ा भाई था। फिर लड़की को देखकर बोला, तेरी तो खबर घर चल कर लूंगा। पापा से कह रही थी कि अपनी सहेली की शादी में क्लास की लड़कियों के साथ जा रही है। थप्पड़ खाकर लड़का अभी संभला भी नहीं था कि उसने सीट पर गिराकर उसके भाई ने उसे मारना शुरू कर दिया। लड़की भागने लगी तो उसके भाई उसे पकड़ने के लिए जैसे ही मुड़ा, लड़का उठकर तुरंत भागने लगा। अब आगे की कहानी जानने के लिए आप ये किताब जरूर पढ़िए और देखिए कि क्या हुआ उस कहानी में। लड़का पकड़ा गया, लड़की पकड़ी गई और आगे क्या हुआ विस्तार पूर्वक लिखा है और खाने की खुशबू भी आपको आती रहेगी। तो ये तो मुझे मेरी इसको सुनकर एक बात प्रश्न आ रहा है अपर्णा जी कि इनको अपने दर्शकों को कम से कम इतना तो बता दीजिए कि इसमें कहानी में जा सिमरन जा वो डायलॉग आता है कि नहीं आता है? इस वाले में शायद नहीं आया होगा क्योंकि भाई तो ऐसा नहीं बोल सकता है। अब लोगों को समझने दीजिए आया कि नहीं आया। आ भी सकता है, तो भाई के ऊपर है कि जा सिमरन जा। और इसी तरह का दूसरा किस्सा जो है वो है ट्रेन टिकट। पहले के ज़माने में क्या होता था, जब दामाद आते थे तो उनको ससुराल से ट्रेन का टिकट दिया जाता था और वो बड़ी खुशी-खुशी लेते थे, अपना हक भी समझते थे। और जिस शहर में वो दामाद होते थे वहाँ उतरते ही ऐसे बिहेव करते थे जैसे वो एक पर्टिकुलर इंसान के दामाद नहीं हो, पूरे शहर के दामाद हो। तो ये जो किस्सा मैंने ट्रेन टिकट लिखा है, ये मेरे पापा के बहनोई का किस्सा है, उनके चचेरे बहनोई का किस्सा। तो वो क्या करते थे, नहीं सॉरी, चचोरी फूफा जी का किस्सा है। वो आते थे हर साल छुट्टियों में और उसके बाद में स्टेशन पे उतरते ही सोचते थे जैसे मथुरा प्रसाद के वो नहीं, पूरे लखनऊ के दामाद हों। तो दामाद जी आए रहे, खातिर कराई और जब चलने लगे तो उसके थोड़ा सा एक्सर्ट पढ़ती हूँ, उसके बाद में आप बताइएगा, फिर आप तो किस्सा पढ़ेंगे ही किताब में। बुआ फूफा जी की विदाई के समय बड़की अम्मा ने चांदी की थाली में रोली चावल रखे और सिक्के बड़के बाबा को दिए। बड़के बाबा घर में सबसे बड़े थे, इसलिए घर के दामादों का टीका वही करते थे। फूफा जी का टीका करने के बाद बड़की अम्मा ने बुआ और बच्चों की विदाई की। उसके बाद बाबा ने रेल टिकट के दाम देने के लिए जैसे ही अपना बटुआ खोला, मैंने बाबा से कहा, मतलब ये मेरे पापा ने कहा, मैंने बाबा से कहा, बाबा फूफा जी मुरादाबाद से शाहजहांपुर तक सेकंड क्लास में आए हैं और शाहजहांपुर से लखनऊ फर्स्ट क्लास में आए हैं। ये जब भी आते हैं ऐसा ही करते हैं। तो उनके बाबा बोले, महेंद्र चुप करो, ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बाबा मैं सच कह रहा हूँ, इनसे कहिए कि टिकट दिखाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद बाबा बोले, महेंद्र मजाक की भी हद होती है, तुम्हारे फूफा जी हैं, आदर से बात करो और अब इसके ऊपर तुम कोई बात नहीं करोगे। लेकिन कहानी आगे बढ़ती चली गई और आगे क्या हुआ ये जानने के लिए कहानी जरूर पढ़िए, किताब अमेज़न पे है। और मैं एक बार दर्शकों को जो हमारे साथ बाद में जुड़े उनको बताना चाहूंगी, इस पुस्तक को लिटरेरी फेस्ट में बेस्ट नॉन फिक्शन बुक का अवार्ड मिला था 2024 में और ये साहित्य अकेडमी के बुक फेयर में भी वहाँ पे लोगों ने काफ़ी इस किताब को सराहा। उसके अलावा बुक फेयर जो दिल्ली में इंटरनेशनल बुक फेयर होता है, ये किताब वहाँ पे भी रखी थी, वहाँ भी लोगों को पसंद आई। और दिल्ली में लखनऊ में भी एक फेयर हुआ था, बुक फेयर जो फेयर होता हाँ, है, आज तक साहित्य का जो रहता है। हाँ, तो वो ये किताब वहाँ पे भी थी। तो इसके जो चटपटे किस्से हैं ना, ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको वाकई में मजा आएगा और लगेगा आप हमारे साथ साथ ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। और अब मैं एक और इतना मजेदार किस्सा बताने वाली हूँ इसी किताब से, वो है केस सॉल्व्ड।
आपने कभी देखा ट्रेन में किसी ने कुछ माल उठा लिया हो या कोई केस हो गया हो, वो कैसे सॉल्व किया है? और हमने किया। उसी का छोटा सा एक्सर्प्ट पढ़ के बता रही हूँ। साइड की सीट पर बैठे सज्जन उतरने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपना सामान निकाला और जूते मोजे पहनने के लिए ढूंढने लगे। ऊपर की बर्थ पर लेटे हुए आदमी का सामान जैसे ही निकालने के लिए वे झुके, नितिन ने उनसे पूछा, नितिन वो लड़का जो हमारे सामने बैठा हुआ था, अंकल जी आप क्या ढूंढ रहे हो? अरे मेरा जूता नहीं मिल रहा, उसी को ढूंढ रहा हूँ। शायद झाड़ू लगाने वाले लड़के ने कहीं अंदर घुसा दिया। अंकल जी उसे ढूंढने में वक्त ना बर्बाद करो, वो तो हमने बाहर ही फेंक दिया। कोई और चप्पल जूता हो तो निकाल कर पहन लो, अब स्टेशन आने वाला है। वो इतना बदबू मार रहा था, हम लोगों ने फेंक दिया बाहर उठा के। और उसके बाद आगे क्या हुआ वो जानने के लिए आगे पढ़िएगा। तो फिर उसी कहानी में आगे थोड़ी देर बाद गाड़ी मुगल सराय, हाँ अब मैं ये बताना चाहूंगी, मुगल सराय स्टेशन पर टिक्की बहुत बढ़िया मिलती है, और वो भी डीप फ्राइड टिक्की। और मैंने पहली बार उसी सफर में, जब मैं कलकत्ता जा रही थी शादी के बाद, दिल्ली से कलकत्ता की जर्नी में मैंने पहली बार खाया, और मेरे हस्बैंड ने मुझे हर स्टेशन पे कुछ ना कुछ खिलाया। तो मतलब जैसे कहते हैं ना, आत्मा तृप्त हो जाती है। और जब टिक्की खाने की आदत पड़ गई तो फिर थोड़ी देर बाद मुगलसराय स्टेशन आया, और एक बार फिर हवा से बातें करती गाड़ी आगे बढ़ने लगी। अमित आराम से सो सके इसलिए मैं अपनी बर्थ पर ऊपर आ गई। थोड़ी देर बाद एक 50-55 साल की महिला अपने 19-20 साल के लड़के के साथ सामान सहित हमारी सीट के पास आई और अमित के पैताने बैठ गई। थोड़ी देर में उसने अपने लड़के को भी वहां बैठा लिया। ये देखकर मैंने उनसे कहा, ये आरक्षित सीट है, आप अपनी सीट पर जाइए और इन्हें चैन से सोने दीजिए। थोड़ी देर में टीटी हमें सीट दे देगा, हम चले जाएंगे, वो उससे बोली, बड़े रूखेपन से बोली। आधा घंटा निकल गया लेकिन उस महिला के कहीं आने जाने का असर नहीं था। मैंने उतरकर टीटी से कहा, इनको यहाँ से हटाइए और जो इनकी सीट है इनको वहां पर भेजिए। खैर बड़ी मुश्किल से मैंने माँ बेटे को इनकी सीट से उठवाया और उसके बाद ऊपर जाकर किताब पढ़नी शुरू कर दी। उस समय तक हम टिक्की खा चुके थे, डीप फ्राइड टिक्की, वहां से खा के और फिर हम ऊपर चले गए। 4 बजे तक मैं किताब पढ़ती रही। सुबह जब आँख खुली तो पता चला गाड़ी 3 घंटे देर चल रही है। चाय नाश्ता करने के लिए नीचे उतरी तो देखा अमित अपना चश्मा ढूंढ रहे थे। अमित बोले, मैंने सोते वक्त यहीं रखा था तकिए के पास, और ये गिर भी नहीं सकता, मिल ही नहीं रहा। यहाँ से तो कहाँ चला गया चश्मा? मेरे दिमाग की घंटी बजी। मैंने अमित से कहा, मुझे मालूम है तुम्हारा चश्मा कहाँ है, मैं अभी आती हूँ चश्मा लेकर, और किताब को पढ़िए और जानिए मैंने केस कैसे सॉल्व किया। 15-20 मिनट बाद लाके मैंने चश्मा दे दिया, लेकिन कैसे सॉल्व किया ये जानने के लिए तो आपको घुमक्कड़ों की डायरी पढ़नी पड़ेगी। तो ये था हमारी रोचक कहानियों की किताब के कुछ छोटे छोटे से चटपटे किस्से। और अब हम रेनू तुमसे वो धौला कुआं वाला थोड़ा सा सुनना चाहेंगे, वो भी बड़ा मजेदार किस्सा है। धौला कुआं। धौला कुआं का मैं इसमें से पैरा नहीं पढ़ती, पर ये कहानी कैसे शुरू हुई और किसके बारे में है ये मैं बता देती हूँ। बस यही बताओ, यही बताओ। हाँ, तो किस्सा यूं है कि गुड़गांव का है और मुझे लखनऊ जाना था दिल्ली से, और गुड़गांव से दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचना था। और तब हम लोग एमडीआई हॉस्टल में थे और गाड़ी वगैरह कुछ नहीं थी हम लोगों के पास। सब हम लोगों ने घर पे रखी हुई थी, हॉस्टल में अलाउ भी नहीं था कार अपनी प्राइवेट रखना, तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते थे और बस से जा रहे थे रेलवे स्टेशन। और बस प्राइवेट बस थी, और उस समय मेरी बेटी थी छोटी, करीब 1-1.5 साल की, गोद में, और मेरे साथ एक अटैची थी, एक बैग था, और मेरे पति मुझे स्टेशन छोड़ने जा रहे थे और भाई की शादी थी, इस एवज में मैं जा रही थी। तो इस बस पे हम लोग बैठे और स्टेशन आए, उसके पहले ही धौला कुआं पे एक कोई वीआईपी मूवमेंट होने वाला था,
तो वहां से हमको उतार के दूसरी बस हम लोगों को पकड़नी थी, वहां वो रोक दी गई थी। तो मैं उतर गई बेटे को लेके और मेरे हस्बैंड बैग लेके उतर गए। अटैची बस में ही थी, इससे पहले वो जाते चढ़ते बस में कि वो बस चल पड़ी, क्योंकि पुलिस वाला वहां पर गाड़ी रुकने नहीं दे रहा था। अब मेरी अटैची जिससे मेरी, क्योंकि उसमें गहने भी थे, शादी में जा रही थी, रेशमी साड़ियाँ थी, बहुत सारा सामान था, वो सारी चीज़ें उस अटैची में, और वो बस वाला लेके अटैची मेरी चला गया। उसके बाद क्या हुआ, अटैची मिली नहीं मिली, कैसे हम पहुंचे स्टेशन और लखनऊ गए कि नहीं गए, ये सारा बहुत डिटेल में मैंने बहुत इसमें मजेदार लिखा किस्सा है, ये कहानी बहुत ही मजेदार है। इतना अनोखा है कि आपने कभी सुना नहीं होगा ऐसी कहानी और ऐसी घटना। जरूर पढ़िए, आपको बहुत मजा आएगा इसको। तो आपको ये किताब अमेज़न पे मिल जाएगी। और देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि हम सालों बाद भी जब यात्रा की बात करते हैं और चटपटे किस्से सुनाते हैं पड़ोसियों को या अन्य लोगों को, तो ऐसा लगता है वो खूबसूरत लम्हे हमारे साथ-साथ चल रहे हैं। अब देखिए 1982 की जर्नी हमारी की हुई आज भी आँखों के सामने चलचित्र की तरह चल रही थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एकदम उसी तरह से आप भी जब हमारे साथ ये कहानियाँ पढ़ेंगे, तो आपको भी पढ़ते-पढ़ते ऐसा लगेगा कि उन रोचक यात्राओं पर भी आप हमारे साथ निकल पड़े हैं और उसका आप भरपूर आनंद उठा रहे हैं। और हो तो सकता है कि हमारी कहानी पढ़ के आप भी प्रोग्राम बना दें वहां जाने का, ऐसा भी हाँ, हो सकता है। वो भी हो सकता है। और अनूप जी, आप कुछ कहना चाहेंगे या हम लोग सबसे विदा लें? कि मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप बाकी सब तो ठीक है, पर इस तरह से ना लोगों को वो ललचाया सिक्की मत हुई करिए। टिक्की खिलाने की बात करते हो, खिलाते नहीं हो, ये ललचाना ठीक बात अरे नहीं है। देखिए, आप गोवा आइए, हम आपको उसी तरह से खिलाएंगे ना टिक्की, वैसे ही खिलाएंगे, वैसे खा के आए हैं। ये आ रहा हूँ, बराबर आ रहा हूँ 8 जनवरी को, जिंदाबाद। हाँ बिल्कुल, आपको हम बिल्कुल वैसे ही डीप फ्राई टिक्की खिलाएंगे। तो इसके साथ हम लोग आपसे विदा लेना चाहेंगे और जो लोग हमारे साथ में जुड़े हैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। एक बार फिर हम लोग आपसे शीघ्र ही मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद। धन्यवाद। शुभ रात्रि।